हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन सेंटर में। तो यार, आज से हम लोग नए अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज से हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोग को चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया हूँ। जो कि आपका पहला चैप्टर क्या था, इवोल्यूशन था, जीवों का विकास। दूसरा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। और हमारा तीसरा चैप्टर था हीट एंड टेम्परेचर, यानी ऊष्मा और ताप। ठीक है, तो अभी तक से आप उन तीनों चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो उसका प्लेलिस्ट बन गया है जी, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसको बुक को बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है और उनके अभ्यास के प्रश्न वाले क्वेश्चंस भी आपको करा दिया गया है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अध्याय 4। तो देखो, आज की इस क्लास में आप लोग को क्या क्या मिलने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हर बार की तरह जब हम नए चैप्टर शुरुआत करते हैं तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका ब्लूप्रिंट जानेंगे कि इस चैप्टर से कितने नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हम जानेंगे कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या है, किन किन चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आप लोग को बताऊंगा जी कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चैप्टर में आज का मैं टॉपिक आप लोग को कवर कराऊंगा, जो कि तत्व, तब और अब, यानी कि पहले और वर्तमान में जो तत्व है उसकी क्या स्थिति है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम जानेंगे कि तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं क्लियर कराऊंगा जी। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग आज की इस वीडियो को कराने वाले हैं, आखिरी तक बने रहिएगा। आप लोग को काफ़ी सारे और बहुत अच्छे अच्छे आपको फैक्ट्स यहाँ से निकलने वाले हैं आज की इस क्लास में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप भविष्य में किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत कारगर साबित होगा आज का क्लास। ठीक है, तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से इसको पूरा कवर करा दूंगा। इसके बीच में जो भी कहानियां हैं उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जिसे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, यदि आप उसका आंसर यदि आप बता लेते हैं, ठीक है, तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों ने क्लास को बहुत अच्छे से देखे हैं। ठीक है, तो चलो हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट क्या है, इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है ना। तो देखो, सबको मालूम होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 75 नंबर का आप लोग का पूर्णांक रहता है। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और 25 नंबर का क्या रहता है जी, प्रैक्टिकल रहता है ना। और आप लोगों के लिए जो निर्धारित समय रहता है वो 3 घंटे का समय रहता है ना। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है ना। तो यहाँ पर जो है जी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आवंटित अंक जो है ये है टोटल 8 नंबर का, यानी कि दोनों चैप्टर से मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, जिसमें से आप लोग को 1 नंबर का, यानी कि 1 अंक का आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि दोनों चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर से डाल सकता है, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से। और यहाँ पर जो है जी 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इसमें रहेगा, अथवा में रहेगा। ठीक है, तो 4 नंबर का जो 1 क्वेश्चन रहेगा अथवा में रहेगा। तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा हूँ तो उसमें पता चला कि जो अम्ल, क्षार एवं लवण है और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। ठीक है, तो जब इसमें से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो अथवा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसमें दोनों चैप्टर का क्वेश्चन शामिल में रहेगा। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा, ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण से, और उसी के अथवा में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर जो 2 था अम्ल, क्षार एवं लवण, इसको मैं करा दिया हूँ। ठीक है जी, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। और जो हमारा चौथा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से आगे आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों का इसमें से आप लोग का नंबर 8 नंबर फिक्स हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से है। ठीक है, दोनों चैप्टर को मिलाकर आपका 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, 1 अंक का 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और चलो हम लोग जान लेते हैं कि
इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यह है जी हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर का यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस, जिसमें से आप लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जानोगे आज की इस क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा कि तत्व क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है टॉपिक तत्व जो है तब और अब की स्थिति क्या थी। ठीक है, यानी कि तत्व तब और अब की स्थिति क्या थी, और तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में इसको कवर कराऊंगा। और बाकी यहाँ पर जो भी हमारा सिलेबस है, जैसे कि डोबेरेनर का त्रिक नियम, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, मेडलिफ का वर्गीकरण, ठीक है, और है मेडलिफ का आवर्त सारणी, ठीक है, और इनकी क्या है उपलब्धियाँ, और मेडलिफ की आवर्त सारणी की क्या है सीमाएँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ले की आवर्त यानी कि मोस्ले की आधुनिक आवर्त नियम को देखेंगे। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की हम लोग कुछ विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, और तत्वों के आवर्ती गुण जैसे कि संयोजकता, परमाणुकार, धात्विक एवं अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा और आयनन विभव, और हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना रहेगा, जिससे मैं छोटा छोटा एक एक पार्ट में सभी का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो उसके लिए यदि अभी तक से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे मैं उम्मीद करूँगा, और उसी ढंग से हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका सिलेबस आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आप लोग पढ़ोगे, है ना, और कितने नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाना है ये भी आपको पता चल गया। तो हम चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। कि हम जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। और हम देखेंगे जी कि तत्व तब और अब, यानी कि देन एंड नो, यानी कि पहले और अब वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम जानेंगे कि जो है तत्व हैं उनको क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो सभी क्या है एक निश्चित क्रम में क्या है व्यवस्थित है। ठीक है, तो उसे क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9th में कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा, है ना, तो आप लोग को तत्व के बारे में काफ़ी थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आप लोग इसको कम से कम 30 तक आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, उतने में आप लोग का काम चल जाएगा 10वीं का। ठीक है जी, और यदि इससे भी ज़्यादा याद कर पाते हो तो और बहुत अच्छी बात है। बाकी 20 तक तो कर ही लेना। ठीक है, और अच्छे से करने तो 30 तक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम बिना किसी देरी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तत्व तब और अब, और रहेगा क्या, तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता के ऊपर, इसको हम देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ों को। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट कवर करा सकूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को अगले पेज में लेके जाना चाहूँगा, जिसमें से इन्हीं सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, जिसमें से आप लोग को इसका जो बीच का स्टोरी है, कहानी है, और इसमें जो फैक्ट निकल के आने वाले हैं वो सब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आए, इसके लिए मैं आप लोग को अगले पेज में लेके जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर से हम लोग का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत हो चुका है। ठीक है, जो कि कक्षा 10वीं विज्ञान का है, सीजीबीएसई बोर्ड के लिए। और हमारा अध्याय 4 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो चलो यार सबसे पहले जान लो कि तत्व क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है तत्व। ठीक है, तत्व से संबंधित है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तत्व क्या होते हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कण यानी कि परमाणु से मिलकर बना होता है, और जिसे रासायनिक विधि द्वारा और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, यानी कि जी तत्व जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के कण या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जिसे रासायनिक विधि द्वारा छोटे भागों में नष्ट नहीं किया जा सकता या छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको तत्व का जो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, सबका यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है ना, कि हाइड्रोजन कैसे दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से, ठीक है, कार्बन को C से, लोहा, तांबा, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, इनके तत्व के उदाहरण है। ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग को जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है, सारे के सारे क्या है, तत्व हैं। ठीक है, और चलो जान लो कि यौगिक क्या होता है। ठीक है, हमने जाना तत्व क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि यौगिक और मिश्रण
क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको तत्व को बताया कि जो तत्व है एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। अब हम जानेंगे जी यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व यानी तत्व ही मिलकर यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे कि पानी क्या है, एक यौगिक है जो कि दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि जो जल होता है इसका सूत्र क्या होता है जी, H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, और ऑक्सीजन भी तत्व है, यानी कि यहाँ पर 2 तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला है 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में है पानी जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण जो होता है 2 या अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, यानी कि बिना रासायनिक अभिक्रिया हुए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो हम लोग जब पानी बनाए, ठीक है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके पानी बनाए, है ना, रासायनिक क्रिया करके जी। ठीक है, तो क्या कहलाए, यौगिक कहलाए। और मिश्रण क्या कहलाता है, 2 या अधिक पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के मिलते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और हम इसे पृथक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है नमक और पानी का घोल। ठीक है, और इसका उदाहरण है रेत और लोहे का कील। ठीक है, रेत और लोहे के कील को हम लोग आसानी से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे चुंबक से यदि हम लोग रेत में करेंगे तो सारा का सारा जो लोहा रहेगा चुंबक में चिपक जाएगा, है ना। और नमक और पानी का घोल भी क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। और इसको हम लोग किस प्रकार से पृथक करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं एक गिलास में पानी लूँगा जिसमें नमक डाल दूंगा। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, धूप में छोड़ देंगे। ठीक है, तो सारे पानी क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, और जो नमक रहता है, साल्ट रहता है, वो नीचे बैठ जा रहते हैं आपके गिलास में, है ना। इसको आप लोग देखे भी होंगे इस टाइप का। क्या बस आपको समझ में आया कि तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं तो यहाँ पर आप लोग जान लो कि अभी तक से कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। तो यहाँ पर कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम हैं। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इन सभी को अपने नोटबुक में, कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। तो चलो अब हम देख लेते हैं जो हमारा बुक में जो पॉइंट था, क्या था, तत्व, तब और अब। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स देन एंड नो, यानी कि पहले और अब की स्थिति क्या थी, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्लास शुरू हो जाता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पर जो बुक में था उसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ, जो जिसे आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, जिसमें से आप लोग को याद करने में, समझने में, ठीक है, आपको काफ़ी इसमें से हेल्प मिलेगा। इसलिए मैं इस टाइप से या इस पैटर्न में आपके लिए जमा के लेके आया हूँ। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या था, कहानी है जी, सिंपल सा, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। और इस कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें से आप लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक और यहाँ वैज्ञानिक के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ से निकल के आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा आगे के लिए और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी सिंपल सा है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो जाता है, जो कि है तत्व, तब और अब, यानी कि एलिमेंट्स देन एंड नो, यानी कि पहले और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले और अभी यानी कि वर्तमान तक काफ़ी सारे इस बीच में क्या आए, वैज्ञानिक आए जी, सबने अपना अपना क्या दिया था, राय दिया था कि तत्व किसे माना जाएगा। और पहले के जो थे पहले के जो भी वैज्ञानिक, ठीक है, या फिर फिलोसोफर रहे, ठीक है, उन्होंने अपना किस प्रकार से राय दिया था, किसे तत्व मानते थे, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सिंपल सा पहला यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिक अरस्तु, ठीक है, यूनानी दार्शनिक यानी कि इसको बोलते हैं यानी कि ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, यानी कि फिलोसोफर क्या होता है, यानी कि दार्शनिक किसे बोलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो प्राचीन काल में जी एक फिलोसोफर था, यानी कि दार्शनिक था यूनान का, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अरस्तु था। ठीक है, उन्होंने माना कि सभी पदार्थ 5 मूल तत्व यानी कि महाभूतों से बने हैं। ठीक है, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में एक यूनानी दार्शनिक रहते हैं जी, जिसका नाम है अरस्तु। ठीक है, उन्होंने माना कि जो सभी पदार्थ हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं हमारे आसपास के, ठीक है, वो सभी 5 मूल तत्वों से यानी कि महाभूतों से मिलकर बने हैं। जो कि क्या है, हमारे 5 मूल तत्व क्या क्या माने थे वो, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। यानी कि जो अरस्तु के अनुसार यानी कि जितने भी पदार्थ हैं वो इन्हीं 5 मूल तत्वों से मिलकर बने हैं, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है, 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आता है जी, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट बायल।
ठीक है। तो देखो इसमें आपको बता दूं कि जो दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में फिलोसोफर बोलते हैं, जो कि ये लोग वैज्ञानिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं फिलोसोफर होते हैं। तो फिलोसोफर वह व्यक्ति को कहते हैं जी जो अपने तर्क के आधार पर किसी चीज़ का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या फिर उत्तर निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक, ठीक है। यानी कि आपस ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है, जिसे यूनानी को ही ग्रीक बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर था, दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक, ठीक है, जिसका नाम क्या था अरस्तु था, ठीक है। फिर यहाँ पर 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आता है रॉबर्ट बायल, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने क्या किया कि जो अरस्तु है उन्होंने जो कहा, उसने क्या कहा कि जो पदार्थ है 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, उसका इन्होंने विरोध किया, ठीक है, यानी कि उसके जो बात था उसको इन्होंने गलत साबित किया। तो इसी को हम लोग देखेंगे इसने क्या बोला कि 17वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बायल ने कहा कि इन 5 तत्वों को तत्व नहीं माना जा सकता, ठीक है। इन 5 तत्वों को कौन कौन से, यानी कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को तत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये रासायनिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा, किसने कहा, रॉबर्ट बायल ने, जो अरस्तु का क्या था मानना था कि जो पदार्थ है 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि अरस्तु के अनुसार इस पूरे दुनिया में केवल 5 ही तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ठीक है। ऐसा किसका मानना था, अरस्तु का मानना था। फिर 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक है रॉबर्ट बायल, उन्होंने इन 5 तत्वों को नहीं माना, ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि इन 5 तत्वों को नहीं माना जा सकता क्योंकि ये रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट बायल है उन्होंने केवल क्या किया था, जो अरस्तु थे उसके जो सिद्धांत थे, जो सोच थे, उसके इन्होंने केवल क्या किया था, नकारा था, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका एक फैक्ट यहाँ से बनता है कि इन्होंने अरस्तु की मान्यता को नकारा, ठीक है, परिभाषा स्पष्ट नहीं दी थी, यानी जो हमारे तत्व की जो परिभाषा है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि तत्व क्या होता है, ठीक है, इसका परिभाषा इसने नहीं दिया था। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारे अगले वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, उसको बारे में देखते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था। तो इसके बाद जी 18वीं शताब्दी में हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं जो कि है एंटोइन लवाइजियर, ठीक है। एंटोइन लवाइजियर आते हैं और कब आते हैं, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर कुल 37 शुद्ध रासायनिक तत्वों की सूची बनाई, ठीक है। यानी कि जो हमारे लवाइजियर वैज्ञानिक हैं उन्होंने कुल कितने तत्वों का क्या बनाया, सूची बनाया था, तो कुल 33 शुद्ध तत्वों की रासायनिक सूची बनाई थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था, किसने कहा था, कि लवाइजियर ने, कि तत्व वह पदार्थ हैं जिसे रासायनिक विधियों द्वारा और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो हम लोग अभी तक से जो तत्व की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि तत्व का स्पष्ट रूप से परिभाषा किसने दिया था, तो आप लोग आपके ऑप्शन में दिया रहेगा कि, तो आपको किसको लेना रहेगा, लवाइजियर को, ठीक है। तो लवाइजियर नहीं यहाँ पर इसका तत्व का परिभाषा दिया था, जो कि क्या है, तत्व वह पदार्थ होते हैं जिसे रासायनिक विधियों द्वारा और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। यानी कि तत्व की प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो वो है लवाइजियर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या है। अभी इसको मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, एक बार फिर से। और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लवाइजियर वैज्ञानिक है उन्होंने तत्व का एक क्या दिया, परिभाषा दिया, ठीक है। और अब तक हमारे वर्तमान में अब तक कुल कितने तत्व खोजा जा चुका है, ठीक है। तो अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। सबको पता है कि अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। और जिसमें कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि जो 118 तत्व हैं उसको एक ही वैज्ञानिक ने नहीं खोजा होगा जी, काफ़ी सारे वैज्ञानिक ने उसका आविष्कार किया, ढूंढा, है ना, तब जाके जो है इतने सारे तत्व वो लोग इकट्ठा कर पाए, जो कि अब वर्तमान में कितना है, 118 है, ठीक है। जिसमें से कुछ क्या है, प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम है। यानी कि प्राकृतिक कैसे हैं, जो कि नेचर द्वारा हमें मिले हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक में आ जाते हैं। और कृत्रिम रूप से बनाए गए कुछ तत्व होते हैं जिसे जो वैज्ञानिक खुद बनाते हैं, तो ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है जी कि सभी तत्वों को उनके गुणों के आधार पर आवर्त सारणी में क्रमबद्ध किया गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 118 टोटल क्या हो चुके थे, तत्व हो चुके थे, ठीक है। यानी कि तो हुआ क्या कि इन तत्वों को उनके गुण के आधार पर, ठीक है, इनके गुणों के आधार पर आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में क्रमबद्ध किया गया, ठीक है, जिससे उनका अध्ययन और समझ आसान हो गया, ठीक है, जिसे आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं अच्छे से।
पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से होते हैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इसे क्या किया गया कि इनके गुण के आधार पर, ठीक, गुण के आधार पर इसे आवर्त सारणी में क्या किया गया, क्रमबद्ध किया गया, जिससे हुआ क्या कि इसके अध्ययन और समझ क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक, जिससे हम लोग वैज्ञानिक लोग को भी इसके बारे में क्या हुआ समझने में मदद मिली, और ठीक, और हम लोग भी इसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे, हमें भी इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी मिलता है, ठीक है, कि कौन तत्व क्या है, किसका क्या गुण है, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, किसका परमाणु भार क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन किया जा सके, जिसके लिए जो है जो तत्व है, ठीक है, उनको आवर्त सारणी में उनके गुण के आधार पर क्या किया, क्रमबद्ध किया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से हुआ हमारा जो पहला पॉइंट था, जो क्या था, तत्व तब और अब की स्थिति में, ठीक है। तो अब वर्तमान में टोटल कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो 118, ठीक है। तो एक बार इसको मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर था जी, प्राचीन काल में एक यूनानी दार्शनिक थे जिसका नाम था अरस्तु, ठीक है। उनका मानना था कि जो जितने भी पदार्थ है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बने हैं, यानी कि 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं, वो अग्नि थे, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बने हैं, ऐसा अरस्तु का मानना था, ठीक है। फिर 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आता है रॉबर्ट बायल, ठीक है। उन्होंने कहा, तो रॉबर्ट बायल ने इन पांचों को, ठीक, इन पांचों को यानी कि कौन कौन को, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को तत्व नहीं माना जा सकता, ऐसा उन्होंने राय दिया और कहा, ठीक है। और ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है करके बोला, यानी कि उसको तत्व इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह रासायनिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। ऐसा किसने कहा, रॉबर्ट बायल ने, ठीक है। उसके बाद फिर 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आता है हमारा, जो कि है एंटोइन लवाइजियर, ठीक है। तो उन्होंने कुल कितने तत्वों की खोज की थी, यानी कि सूची बनाई थी, तो कुल 33 शुद्ध रासायनिक तत्वों की उन्होंने सूची बनाई थी, और उन्होंने ही जो तत्व है, ठीक है, तत्व का जो हमारे परिभाषा है, ठीक है, उसका उन्होंने सबसे पहले इसका क्या दिया था, परिभाषा दिया था, किसने, लवाइजर ने, ठीक है। तो उसके अनुसार तत्व की परिभाषा क्या थी, तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पास इन्होंने ही, यानी कि लवाइजर ने क्या किया था, जो तत्व है इसका सटीक क्या दिया था, परिभाषा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि तत्व की प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक लवाइजर थे, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यदि आप भविष्य में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये काम देगा, ठीक है जी। और अब तक वर्तमान में कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, ठीक, जिनमें से कुछ क्या है प्राकृतिक है और कुछ क्या है कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, ठीक है। और इन सारी तत्वों को उनके गुण के आधार पर, ठीक है, यानी कि जो आवर्त सारणी जो है, ठीक है, आवर्त सारणी में सभी जो जितने भी क्या है एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल 118 तत्व हैं, उसको ऐसे ही इधर उधर एकदम जैसा मन पड़ा वैसे नहीं जमाया जी, कि सबको उनके गुणों के आधार पर क्या किया गया है, आवर्त सारणी में क्रमबद्ध किया गया है, यानी कि जमाया गया है, ठीक है। जिससे हुआ क्या कि जिससे उसके अध्ययन और समझ में क्या हुआ, आसान हुआ, ठीक है। तो इसलिए उसको उनके गुण के आधार पर क्रमबद्ध किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि आज का ये वाला पॉइंट आपको, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट है, तो अगला हमारा पॉइंट है, तत्व को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। जितने भी हमारे तत्व हैं उसको क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं, और बेहद ही बढ़िया सटीक तरीके से इसको मैं बताया गया हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है जी, कॉपी में। और इसको जब आप लोग पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा यार, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तभी, है ना। तो देखो यहाँ बस पहला पॉइंट है कि इस तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला है कि हुआ क्या था जी, कि प्रारंभ यानी कि पहले बहुत कम तत्वों की जानकारी थी, ठीक है। यानी कि पहले के समय में बहुत कम तत्वों की जानकारी थी, ठीक है। जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि, इन्हीं सब तत्वों के बारे में खोज किया गया था, यानी कि इनका जो संख्या क्या है, बहुत कम है ना, ठीक है। तो इसे बोला प्रारंभ में बहुत कम तत्व की जानकारी थी, कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ठीक, ये थे। लेकिन जब विज्ञान आगे बढ़ा, ठीक, जैसे हमारा जो विज्ञान है डेवलप किया, तो नई नई खोजें होने लगी, यानी कि नए नए तत्व मिलने लगे, और धीरे धीरे 20, 30 और फिर 50 से भी ज़्यादा तत्व ज्ञात हो गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे तत्व यानी कि 20, 30 थोड़ा थोड़ा करते करते 50 से भी ज़्यादा तत्व हमें क्या हो गए थे, ज्ञात हो गए थे, ठीक है। और जो है जितने भी तत्व थे जी, ठीक है, जितने भी हमारे नए नए तत्व प्राप्त हो रहे थे उन सब का गुण क्या था, अलग अलग गुण थे, ठीक है। यानी कि सबका क्या है, अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ क्या था, ठोस थे, ठीक है, कुछ गैस थे, कुछ धातु थे, कुछ अधातु थे, और कुछ क्या थे, अक्रियाशील थे, यानी कि कुछ क्या थे, अक्रियाशील थे, और कुछ नहीं थे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। यानी कि
मिले भी होंगे, जैसे कि बहुत सारे तत्व उन लोगों ने ढूंढा तो उसमें से अब उनको क्या क्या मिला, उसमें से उनके गुण क्या किस प्रकार से अलग अलग थे। जैसे कि यहाँ पे 50 से अधिक तत्व उन्होंने ज्ञात किया, तो उनमें से कुछ तत्व क्या थे, ठोस थे, कुछ गैस थे, कुछ धातु थे और कुछ अधातु थे, और कुछ क्या थे, अभिक्रियाशील थे, और कुछ ऐसे भी थे जो कुछ नहीं थे, यानी कोई तत्व ही नहीं थे, है ना, लेकिन ये भी तत्व हो सकते हैं करके उनको वैज्ञानिक लोग लाए रहे होंगे जी। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को याद रखने के लिए, ठीक है, यानी कि इन्हीं सारी चीज़ों को याद रखना क्या होने लगा, मुश्किल होने लगा वैज्ञानिक लोगों को। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा तत्व है ना, तो इन्हीं सारी चीज़ों को याद रखना क्या होने लगा, मुश्किल होने लगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा जी, ठीक है, इन्होंने सोचा जी कि क्यों ना इन्हें किसी तरीके से क्रम में रखा जाए। ठीक है, जब जैसे ही जो तत्वों की संख्या में जैसे जैसे वृद्धि हुई, विज्ञान आगे बढ़ा, ठीक है, तो विज्ञान आगे बढ़ा तो जो तत्वों की संख्या जैसे 20, 30, 50 फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, इसका मात्रा बढ़ने लगा। ठीक है, तो उन्होंने एक ये क्या है, तरीब लिखा है, जो कि क्या है, तरीका है, इसको तरीका है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इन्हें किसी तरीके से क्रम में रखा जाए। ठीक है, ताकि जिनके गुण मिलते जुलते हैं वो पास में रहें, ठीक है, और जिनका व्यवहार अलग है वे अलग अलग स्थान पर रहें। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उसको अलग करने का सोचा वैज्ञानिकों ने उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, जिनके गुण मिल रहे थे उनको अलग, और जिनके गुण नहीं मिल रहे थे उसको अलग रखा जाए, ऐसा उन्होंने सोचा वैज्ञानिकों ने। ठीक है, और इसी सोच के साथ आगे चलकर आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। ठीक है, और जैसे ही हमें नए नए तत्व मिलते गए तो काफ़ी सारा कुछ समय बाद काफ़ी सारे तत्व हमें प्राप्त हो गए थे, ज्ञात हो गए थे। ठीक है, तो सभी को क्या करना, यानी कि याद रखना, ठीक है, और समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जितने भी तत्व हमें प्राप्त हो रहे थे सभी को उनके गुणों के आधार पर, ठीक है, यानी कि जिसके गुण मिलजुल रहे थे उसको अलग, ठीक है, और जिनका व्यवहार अलग था उसको अलग अलग स्थान पर उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित करके उन्होंने आगे चलकर किसका निर्माण किया, हमारे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल का जब हम निर्माण कर चुके, सबको उनके गुणों के आधार पर हमने जमा दिया, ठीक है, तो यहाँ से हमें निष्कर्ष यह निकल कर प्राप्त हुआ जी कि तत्वों को क्रम में रखने से हमें निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि उनको क्या हुआ, पढ़ना आसान हुआ। ठीक है, और उनके गुणों की तुलना करना क्या हुआ, सरल हुआ। ठीक है, और उनके गुण को क्या करना, और उनके गुणों की तुलना करना सरल हुआ। ठीक है, और नए तत्वों को समझने में क्या हुई, मदद मिली। ठीक है, यानी कि नए नए तत्व मिलते गए। ठीक है, तो उनको समझने में क्या हुआ, मदद हुआ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो ये और पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक बार इसको भी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें बोला क्या चीज़ है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि प्रारंभ यानी कि पहले जो है तत्वों की बहुत कम जानकारी थी। ठीक, जब हमारा जो विज्ञान क्या हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, उस समय बहुत कम ही तत्व की जानकारी थी, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इन्हीं के बारे में में क्या था, पता था वैज्ञानिकों को। ठीक है, लेकिन जब विज्ञान आगे बढ़ा, जैसे जैसे क्या हुआ, विज्ञान ग्रोथ किया, तो नई नई खोजें होने लगी थी, और धीरे धीरे जो तत्वों की संख्या वो 20 से 30, 30 से 50 और 50 से भी अधिक होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हमें तत्व क्या हो गए थे, ज्ञात हो गए थे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर तत्व थे, ठीक है, सबका गुण क्या था, अलग अलग था। ठीक है, जिसमें से कुछ क्या थे, ठोस थे, कुछ गैस थे, कुछ धातु थे, कुछ अधातु थे, और कुछ क्या थे, क्रियाशील थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को, यानी कि इन सारी तत्व जो हमें नए नए ज्ञात हो रहे थे, इन सभी चीज़ों को याद करना क्या होते जा रहा था, मुश्किल होते जा रहा था। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा जी कि क्यों ना इसे एक क्रम में रखा जाए। ठीक है, ऐसा उन्होंने तरकीब सोचा। ठीक है, तो जिनके गुण मिलजुल रहे थे उसको पास पास में रखते गए। ठीक है, और जिनका व्यवहार थोड़ा अलग था उनको अलग स्थान पर रखें। ठीक है, और इसी सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ा वैज्ञानिकों ने, तो आगे चलकर यही क्या बन गया, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आवर्त सारणी का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ से पता चल जाता है कि तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष यह निकलता है। ठीक है, तो क्रम में रखने पर उन्हें पढ़ना आसान हुआ। ठीक है, और तत्वों के गुणों की तुलना करना समझे सरल हुआ, और नए तत्वों को समझने में क्या हुई, मदद मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से था हमारा टॉपिक। ठीक है, और यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, यदि इसी को आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि तत्वों को व्यवस्थित, हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, छोड़ो इसको।
यदि आपके एग्जाम में पूछ देता है जी कि ये वाला क्वेश्चन को कि तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि सीधे रूप से क्या होता है क्वेश्चन के रूप में यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है सटीक भाषा में, उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा कहानी के थ्रू जिसे मैंने बुक से निकाला था। और यदि इससे क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। इसको भी मैं आपके लिए बना के लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर देना और बोलना कि तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विज्ञान में तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके गुणों को समझना और अध्ययन करना कठिन हो गया था। इसलिए वैज्ञानिकों ने उन्हें एक क्रम में यानी कि व्यवस्थित तरीके से सजाने की कोशिश की, जिससे उसको पढ़ना आसान हुआ और उनके गुणों की तुलना की जा सके, ठीक है, और भविष्य में नए तत्वों की खोज में मदद मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो है तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की उनको क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो चलो हमने यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे से, यदि आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ आ गया होगा और यदि आप लोग ध्यान से सुने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आगे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊँगा। और क्वेश्चन बताऊँगा उससे पहले एक नज़र हम लोग थोड़ा सा बुक की ओर डाल लेते हैं जी कि यहाँ पर कुछ छूटा तो नहीं है। तो बस मैंने तत्व तब और अब की स्थिति को बताया। इसको आप लोग चाहो बुक में पढ़ लेना अच्छे से एक बार और, ठीक है। और हमने देखा कि तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हमने देखा, ठीक है। और यहाँ पर जी आप लोगों के लिए कुछ बोला है, यहाँ पर कुछ परमाणु भार, परमाणु संख्या, यहाँ पर कुछ तत्वों की सारणी दिया हुआ है। देख लेते इसमें क्या बोला है। यहाँ बस बोला है जी कक्षा 9वीं में हमने तत्वों की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु भार तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन हमने किया था, ठीक है। तो सारणी 1 में जो सारणी हमने देखे नीचे में कुछ तत्वों को परमाणु भार तथा परमाणु संख्या दी गई है, ठीक है। उन्हें क्रम में बोला है बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, और बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में इसको क्या करने में व्यवस्थित करने के लिए बोला है। और यहाँ पर देखने के लिए बोला है कि क्या क और ख यानी कि जब हम इसको एक बार परमाणु क्रमांक के आधार पर ऊपर से नीचे तक जमाएंगे, ठीक है, और ख यानी कि जब हम उसे परमाणु भार के आधार पर हम लोग इन सारी तत्वों को क्रम से नीचे जमाएंगे, ठीक है। तो इन तत्वों का क्रम समान है क्या, इसको यहाँ पर करने के लिए बोला है, पूछा है, ठीक है। और इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए करके बोला है, ठीक है। और यहाँ बस बोला है क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बनाया जा सकता है, यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट में जो शेष इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचता है, ठीक, तो जिसका समान रहता है उसको हम लोग एक अलग से उसका समूह बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसी को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है क्या चीज़, तो चलो सबसे पहले मैं इसको जमा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए जमा के लेके आया था। यहाँ पास 1 से 20 तक के तत्वों को यहाँ पास यहाँ पास आप लोग यदि बुक में देखोगे जी, बुक में देखोगे तो यहाँ पर परमाणु भार वाले कुछ तत्व हैं, ठीक है। इनके परमाणु संख्या कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो जब हम इसको परमाणु यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बोला था, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला था और परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला था, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक में कैसे करेंगे, जिसका पहला है जैसे कि 1 है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, फिर 2 वाले को लेंगे, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को लेंगे, फिर 5 वाले को हम लोग इसको इस प्रकार से क्रम में जमाएंगे। और परमाणु भार के आधार पर इसको कैसे जमाएंगे कि जिसका भार क्या है सबसे कम है, जैसे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार क्या है 1 है, फिर जिसका यहाँ पर जो हाइड्रोजन इसका परमाणु भार क्या है 1 है, ठीक है। फिर इससे अधिक क्या है हाइड्रोजन के बाद जो परमाणु भार है वह है जैसे कि हीलियम है, ठीक है, 1 के बाद 4 है, ठीक है। इस प्रकार से इसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार भी इसको जमाने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलो मैं इसको जमा देता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर हमने इन सारे तत्वों को यानी कि वहाँ पर 1 से 20 तक के तत्वों को यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर सभी तत्वों को यहाँ पर क्रम से जमा दिया हूँ, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिसमें से पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा लिथियम है, चौथा बेरिलियम है, ठीक है। तो इन जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार 1 होता है, ठीक है। इसको मैंने परमाणु क्रमांक परमाणु भार के आधार पर यहाँ पर जमा दिया हूँ, ठीक है। जो हीलियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे, इस क्रम में मैं इसको जमाया हूँ, ठीक है। पर सभी तत्वों को देख लेते हैं कि
कि सबका नाम क्या क्या है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, फिर He है हीलियम, इसका एक क्रम से नहीं, इसका परमाणु क्रमांक आप लोग इसका देख पा रहे होंगे कि सबका परमाणु क्रमांक 1 से लेकर यहाँ पास 20 तक का है। तो मैं सबका नाम एक बार पढ़ देता हूँ कि यहाँ पास कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। तो पहला हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इसको बोलते हैं कार्बन को C से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और है हमारा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो इन 20 तत्वों को यहाँ पास इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर हमने यहाँ पर जमा दिया है, जो कि क्रम से आता है 1 2 3 4 5 करके पूरे 20 तक जाएगा। इनके परमाणु भार यानी कि जिसका परमाणु भार क्या होगा जिसका परमाणु भार क्या है कम रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे अधिक को, फिर उसके बाद उससे अधिक को। इस प्रकार से मैंने इसको परमाणु भार के आधार पर भी जमा दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। और जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होता है, ठीक है। ये किस प्रकार से होता है इसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखो जी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मैं आप लोगों के लिए एक तरीका लेके आया हूँ, जो कि वैज्ञानिक तरीका नहीं है, जिसे थोड़ा आप लोग ट्रिक समझो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 20 तक के तत्वों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 नियम से हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख लेते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 6 इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि नहीं, इससे पहले चलो मैं यहाँ पर एक उदाहरण को ले लेता हूँ, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है जी वो होता है 12, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगी, 12 होगी, ठीक है। अब हम इसे 2 8 और 18 के नियम से 2 8 8 18 के नियम से इसको जब हम जमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसको हम लोग कब तक क्रम में जमाएंगे, जब तक इसका जो 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे पहले में, ठीक है। फिर हम लेंगे 2 के बाद लेंगे हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कितना हो गया जी, 8 और 2 10 हो गया, इसका टोटल 12 है। तो इधर जो तीसरा बचा वो क्या है, 2, ठीक है। तो 2 8 और 2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा, यानी कि 2 8 8 18 नियम से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि बड़ा संख्या वाला आता है 20 के बीच वाला, तो हम लोग उसके बाद 8 को लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी शेष आता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी पोटेशियम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, चलो कार्बन के लिया था, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर जैसे लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सोडियम Na, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 11 होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से जमेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 2 8 8 18 के नियम से सबसे पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, ठीक है। 2 और 2 के बाद अब यहाँ पर टोटल शेष कितने बचा है, अब इधर 9 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो सबसे पहले हम लोग 9 है तो हम लोग यहाँ पास 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, ठीक है। जो दूसरा में है 2 और 8 10 हो गया, और बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन को लास्ट में लिख दिया, तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने यहाँ पर जो निकाला था किसका, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख पा रहे होंगे 2 8 2 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हूँ, जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होता है। जिसे हम लोग 2 8 8 18 के नियम से यदि हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, अब कितना हो गया, 8 तो 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गया, अब बचा कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 8 से अधिक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पर 8 को लिखेंगे, 2 8 8 हो गया। अब कितना हो गया जी, 8 2 10 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। अब कितना बचा, 19 होने के लिए 1 बचा, ठीक है। तो अंतिम में 1 लिख देना। तो इस प्रकार से जो पोटेशियम है इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पास प्राप्त हो गया, 2 8 8 1, ठीक है। यहाँ पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17,
17 होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है। ये किस प्रकार से जमेगा? तो सबसे पहले हम लोग 2 लेंगे, फिर 8 लेंगे और फिर क्या लेंगे? 7 लेंगे। ठीक है, 8 2 10 हो रहा है, 10 और 7 क्या हो रहा है? 17 हो रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पर यदि 8 से अधिक रहता, ठीक है, 8 से अधिक रहता तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते? 8 बनाते, फिर हम लोग उसको अगला वालों को यहाँ पर लिख देते जो भी आता है। ठीक है, तो 17 तो इसलिए 2 8 7 में हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ठीक है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर जी तो इसी के आधार पर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको हमने व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने इसको क्रम में जमा दिया है, कुछ इस प्रकार से ये जमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके बुक में एक क्वेश्चन बोला था जी, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बोला है क्या क और ख के अनुसार व्यवस्थित क्रमों की संख्या समान है? ठीक है, तो देखो समान तो यहाँ पर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के अनुसार पर हमने इसको व्यवस्थित किया, तो क्रमांक के अनुसार पर जमाया तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आया, फिर उसके हम लोग बढ़ते हुए भार के अनुसार पर जमाए, फिर भी ये क्या हुआ? क्रम से ही आए थे। ठीक है, तो यहाँ तक सब सही था। बाकी जैसे हम लोग इधर नीचे आएंगे जी, तो यहाँ पर सब लोग देखोगे कि जो पहले जो हमारे जो आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, ठीक है, इसका जो परमाणु भार है वह 39.9 है। ठीक है, और जो पोटेशियम है उसका परमाणु भार जो है 39.1 है। ठीक है, जब हम इसे परमाणु भार के अनुसार पर यदि हम जमाएंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले ऊपर से कम वाला आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 31 आ रहा है, 32 आ रहा है, 35 आ रहा है ना। तो 39.9 बड़ा है, तो यहाँ पर किसको आना था? 39.1 को आना था। फिर उसके बाद नीचे में किसको आना था? 39.9 को आना था। ठीक है, यदि मैं परमाणु भार के अनुसार पर इसको जमाता तो ये आगे पीछे हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो पूछा है बुक में, जो पूछा था, क्या पूछा है कि क और ख के अनुसार व्यवस्थित करने पर क्रम एक समान है? तो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बना है उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, और मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। ठीक है, सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और जो भी है। ठीक है, और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समूह बन सकते हैं क्या? ऐसे पूछा है। ठीक है, तो जी हाँ, इसके आधार पर भी हम समूह बना सकते हैं। जैसे कि जो है जितने भी हम लोग यहाँ पर क्या निकाले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में सेम है, जैसे कि इसके लास्ट में 2 है। ठीक है, और भी किसी के लास्ट में 2 होगा। ये देखो यहाँ पर भी जो है मैग्नीशियम का जो है अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जिनके जो अंतिम में जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं, उनको हम लोग एक समूह के आधार पर इसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा। तो अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ अभी हमने जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स को यहाँ पर मैंने आपको कवर कराया। ठीक है, इसको यदि आप लोग अच्छे से सुने होंगे, ध्यान से समझे होंगे, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी तत्व रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बोरान। ठीक है, तो बोरान का जो परमाणु क्रमांक कितना था? 5 था। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे तो ये 2 और 5 में ये निकला था, यानी कि इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था इसका ये जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 और 5 है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। ऐसे हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे कि दे देगा कि 2 8 और 1 किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उस तत्व के नाम बताओ। ठीक है, और तो उस तत्व के नाम बताओ और उसका परमाणु क्रमांक भी बताओ। यदि आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करना? आप इसको जोड़ना। ठीक है, बस क्या है? 2 है, इसको धन 8 करना। ठीक है, धन 1 करना। ठीक है जी, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 8 2 10 और कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। ठीक है, तो 11 जो होता है वो किसका होता है? सोडियम का होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसका होता है? सोडियम का होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग निकालना। इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 से 20 तक के कम से कम आप लोग को जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर सबको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे ढंग से ना मौखिक तरीके से आप लोग याद करना। जैसे कि आप लोग सोडियम को देखोगे तो सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है इसका 8 होता है। ठीक है, और जो नियॉन होता है N इसे दर्शाते हैं
से इसका कितना होता है 10 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से याद करके रखिएगा तो आप लोग को अच्छे से और इधर समझ में आएगा। ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं अब यहाँ से कुछ MCQ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग भी इसका आंसर बताते रहना, यानी कि देखते रहना कि इसका आंसर क्या होता है। मैंने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सही उत्तर इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ ताकि आप लोग इसको बिना देखे इसका आंसर बता पाओ। तो चलो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है जी कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार सभी पदार्थ किससे बने होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए धातु, धातु मिश्र धातु से बने थे। ठीक है, और बी है अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, सी है सोना तांबा लोहा, और डी है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अरस्तु जो कि क्या था, एक फिलोसोफर था, एक दार्शनिक वैज्ञानिक, एक क्या था दार्शनिक थे। ठीक है, यूनानी दार्शनिक थे। तो उनका क्या मानना था कि जो जितने भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बने करके उसका मानना था अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, ऐसा किसका माना था, अरस्तु का माना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पास बोला है अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट बायल ने किसकी अवधारणा को नकारा था। ठीक है, तो रॉबर्ट बायल जो है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो रॉबर्ट बायल ने जो अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने जो 5 तत्व बताए थे अग्नि जल वायु और आकाश। ठीक है, तो उनके क्या किया था, उनके अवधारणों को क्या किया था, नकारा था। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पास ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि अरस्तु के 5 महाभूतों की, ठीक है, यानी कि अरस्तु के 5 महाभूतों को रॉबर्ट बायल ने क्या किया था, नकारा था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पास अगला क्वेश्चन है तत्व की वैज्ञानिक परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी। ठीक है, तो तत्व की सबसे पहले वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी थी, तो लावाइजियर ने दी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक से वर्तमान में कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप सबका आंसर होना चाहिए 118 तत्व। ठीक है, और यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है जो हमारे वैज्ञानिक है एंटोन लावाइजियर ने कितने शुद्ध रासायनिक तत्वों की सूची बनाई थी जी, चलो बताओ। ऑप्शन है 18, 24, 33 और 45। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लावाइजियर वैज्ञानिक उन्होंने कुल 33 शुद्ध तत्वों की रासायनिक सूची बनाई थी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे अगला भाग में हम लोग देखेंगे कि तत्वों के क्रम और वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे। हमारे जो भाग 1 इसमें तत्वों की ऐतिहासिक जानकारी है कि इसके जो पहले और अब की जो स्थिति थी उसके आधार पर हमने देखा। अब हम देख लेते हैं इसके ऐतिहासिक तत्वों के क्रम और वर्गीकरण के आधार पर हम अब इधर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन है जी, तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलो बताओ आप सभी लोग ऑप्शन को देखकर। ठीक है, तो तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है क्योंकि वे सुंदर दिखते थे। ठीक है, बी है क्योंकि उन्हें याद करना कठिन था, सी है ताकि वे चमकदार रहे, डी है ताकि उनके रंग बदल सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है जी, क्योंकि उन्हें याद करना कठिन था इसलिए तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आवर्त सारणी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आप लोग का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्वों के गुणों के आधार पर समूह बनाना। ठीक है, और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा यहाँ पर हमारा अगला भाग चालू हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर 1 से 20 तक के तत्वों को देखें उसके आधार पर है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 वाले तत्व का नाम बताओ। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 किसका है, बताओ चलो सब लोग। हाइड्रोजन, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सबको पता होगा जी कि सबसे पहले यानी कि सबसे पहले परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे दिया रहेगा और उस तत्व के यदि नाम पूछता है तो सबसे पहले आप लोग इसको जोड़िएगा। जैसे कि यहाँ पास 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 किसका परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का। ठीक है, यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सोडियम। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे कि निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 17 वाला है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 17 कौन से तत्व के हैं, यदि आपको 20 तक यदि आपको याद होगा तभी आप लोग इसका बता पाओगे। ठीक है, तो जो 17 नंबर का जो परमाणु क्रमांक रहता है जी उसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, Cl से जिसे दर्शाते हैं, Cl से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है जो कैल्शियम है, यानी कि जिसको Ca से दर्शाते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, चलो बताओ। ठीक है, तो देखो जो कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है जी वो होता है 20। ठीक है, अब हम इसे 2, 8, 8, 18 नियम के अनुसार पर यदि हम लोग इसको जमाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, हमें टोटल 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट करना है इसके आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ पर, 8 और 2 10। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 और बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर 8 को लिख देंगे। ठीक है, तो 8 2 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। अब हम यहाँ पर जो शेष बचा है, जितना भी बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शेष कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है, तो 8 2 10, 10 8 18, 18 और 2 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे कैल्शियम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8 2। ठीक है, आपके ऑप्शन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर परमाणु भार 12 वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको परमाणु भार भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि किसका परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, जनरली देखो होता क्या है कि जितने भी हमारे क्या रहते हैं, तत्व रहते हैं, ठीक है, उसके परमाणु क्रमांक का जस्ट दुगना रहता है। ठीक है, दुगना से एक कम या एक अधिक ऐसे आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो जो 12 जो रहते हैं, ठीक है, 12 जो रहते हैं, तो 12 रहता है उस 12 परमाणु भार वाले तत्व का नाम क्या था, जैसे कि मैं यहाँ पर कार्बन जो होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कार्बन ही आएगा। ठीक है, कार्बन रहते हैं, तो 12 कैसे आएगा, तो 12 जो रहते हैं 12 किस प्रकार से आएगा, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 6 रहता है। ठीक है, तो इसका दुगना रहता है जिसका परमाणु भार, तो 6 दूनी 12। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो और भी तत्व रहते हैं उनका जैसे कि रहेगा, उसको आप लोग दुगना करोगे तो भी उसका आंसर नहीं मैच खाएगा। तो उससे आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा कि उसमें से एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ जैसे कि सोडियम है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ना एक तो कि किसका परमाणु भार क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर 13 में क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, 13 में क्या है, एल्यूमिनियम, इसका परमाणु भार क्या है, 27 है। ठीक है, जैसे कि लेता हूँ मैं एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 13 है। ठीक है, तो इसका मैं यदि दुगना करूँगा जी 13 का, तो 13 दूनी क्या होता है, 26 होता है। ठीक है, 26 होता है। तो इसमें हम लोग चूँकि इसका परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जस्ट दुगना करके आप लोग को गेस करना रहेगा कि इसका 26 आया तो वो क्या रहेगा, 27 रहेगा या फिर इससे कुछ कम रहता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है यार, इतना कष्ट कर लेना भाई। अब देख लेते हैं हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है परमाणु संख्या 10 किस तत्व का नाम है। ठीक है, तो परमाणु संख्या जो है 10 किसका है, तो जो नियॉन रहता है उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के 2 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसके लिए हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करने के लिए सबका सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम है, क्लोरीन है, सोडियम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या फास्फोरस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फास्फोरस है इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो ये 2 8 और 5 में ये टूटेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, 15। सोडियम के क्या होता है, 11 होता है, तो ये केस में टूटेगा 2 में और 8 में और 1 में टूटेगा। ठीक है, जो क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, ये किस में टूटेगा, 2 8 और 7 में। यहाँ पर जो हमारी कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम को जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 20 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा, फिर 8 होगा, तो 8 2 10, 10 8 18 और ये 2 20। तो इसके जो बाह्यतम है यानी कि लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पास ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है,
और यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक और विन्यास क्या है, यहाँ पास बोला है। तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक, ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, F होता है, ठीक है। फ्लोरीन को किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है जी 9, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो 9 है इसका परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 7 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जी कि किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 पाया जाता है, ठीक है। तो किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है हमारा आंसर किस प्रकार से होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 पाया जाता है बोला है। जिसको सबसे पहले जोड़ो तो कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 10 और 8 18, यानी कि 18 कौन से तत्व के परमाणु क्रमांक होते हैं, चलो आप लोग बताओ, ठीक है। तो देखो 17 तो हमारा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, 17 हमारा क्लोरीन का होता है, ठीक है। और जो हमारे आर्गन होते हैं जी, ठीक है, आर्गन होते हैं, इसी का क्या होता है, 18 होते हैं। और जो पोटेशियम होते हैं इसका 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। तो आर्गन का हमारा परमाणु क्रमांक कितना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 8 पाया जाता है, क्योंकि इसका जो है परमाणु क्रमांक 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है, जो कि कुछ है। अब हम इसका लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के बाद हमारा ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। 282 है, यानी कि 8 2 10 10 और 2 12, ठीक है। तो 12 कौन से तत्व के परमाणु संख्या होते हैं, तो वो होते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला है आर्गन गैस की विशेषता क्या है, ठीक है। तो देखो जो आर्गन जो गैस होती है जी, इसकी विशेषता यहाँ पर मैं आपको बताया नहीं था, बाकी यहाँ पर मैं आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है। तो जो आर्गन गैस जो होते हैं वो एक निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है, निष्क्रिय गैस होती है। और इसका तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी हो जाता है। तो निष्क्रिय इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम इसके विधि के अनुसार निकालते हैं, ठीक है, तो इसके अंतिम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, ये पूरा फुल फिल रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से निष्क्रिय गैस होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करता है ना। और यहाँ पर हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि है कौन सा तत्व धातु नहीं है, ठीक है। तो देखो धातु कौन सा तत्व नहीं है बोला है, तो यहाँ पर मैं धातु और अधातु क्या होते हैं इसको मैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है धातु नहीं है, बाकी कैल्शियम सोडियम और मैग्नीशियम ये क्या है, धातु है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए धातु अधातु क्या होता है इसको मैं यहाँ पर सबको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो सबसे हल्का तत्व कौन होगा, जिसका परमाणु भार सबसे कम रहेगा वो सबसे हल्का तत्व रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि सबसे हल्का क्या होगा, यही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है परमाणु भार सबसे अधिक किसमें है, यानी कि 1 से 20 तक में कि परमाणु भार सबसे अधिक किसमें है। तो जो सबसे अधिक नंबर का जो परमाणु क्रमांक रहता है, जैसे 20 है, ठीक है, 20 में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, ठीक है, कैल्शियम रहता है। तो इसका जो परमाणु भार होता है वो 40 समथिंग होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक इसी का होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए कैल्शियम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है जी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे, यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे अगले वीडियो में डोबे-राइनर का त्रिक नियम, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।